कहानी तानसेन। लेखक जयशंकर प्रसाद। यह छोटा सा परिवार भी क्या सुंदर है। सुहावने आम जामुन के वृक्ष चारों ओर से इसे घेरे हुए हैं। दूर से देखने में वहां केवल एक बड़ा वृक्षों का झुरमुट दिखाई देता है, पर इसका स्वच्छ जल अपने सौंदर्य को ऊंचे दूहों में छिपाए हुए हैं। कठोर हृदय धरिणी के वृक्ष स्थल में यह छोटा सा करुणा कुंड बड़ी सावधानी से प्रकृति ने छिपा रखा है। संध्या हो चली है। विहंग कुल कोमल कलरव करते हुए अपने अपने नीड़ की ओर लौटने लगे हैं। अंधकार अपना आगमन सूचित कराता हुआ वृक्षों के ऊंचे टहनियों के कोमल किसलियों को धुंधले रंग का बना रहा है, पर सूर्य की अंतिम किरणें अभी भी अपना स्थान छोड़ना नहीं चाहती हैं। वे हवा के झोंकों से हटाई जाने पर भी अंधकार के अधिकार का विरोध करती हुई सूर्य देव की अंगुलियों की तरह हिल रही हैं। संध्या हो गई। कोकिल बोल उठा। एक कोमल कंठ से निकली हुई रसीली तान ने उसे भी चुप कर दिया। मनोहर स्वर लहरी उस सरोवर तीर से उठकर तट के सब वृक्षों को गुंजित करने लगी। मधुर जल लहरी उस स्वर के ताल पर नाचने लगी। हर एक पत्ता ताल देने लगा। अद्भुत आनंद का समावेश था। शांति का यह नैसर्गिक राज्य उस छोटी रमणीय भूमि में मानो जमकर बैठ गया था। यह आनंद कानन अपना मनोहर स्वरूप एक पथिक से छिपा न सका, क्योंकि वह प्यासा था। जल की उसे आवश्यकता थी। उसका घोड़ा जो बड़ी शीघ्रता से आ रहा था रुका और वो उतर पड़ा। पथिक बड़े वेग से अश्व से उतरा, पर वह भी स्तब्ध खड़ा हो गया, क्योंकि उसको भी उसी स्वर लहरी ने मंत्रमुग्ध फणी की तरह बना दिया। मृग्याशील पथिक क्लांत था। वृक्ष के सहारे खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक वो अपने आप को भूल गया। जब स्वर लहरी ठहरी तब उसकी निद्रा भी टूटी। युवक सारे श्रम को भूल गया। उसके अंग में एक अद्भुत स्फूर्ति मालूम हुई। वह जहां से स्वर सुनाई पड़ता था उसी ओर चला जाता। जाकर देखा, एक युवक खड़ा होकर उस अंधकार रंजित जल की ओर देख रहा है। पथिक ने उत्साह के साथ जाकर उस युवक के कंधे को पकड़कर हिलाया। युवक का ध्यान टूटा। उसने पलट कर देखा। पथिक का वीर वेश भी सुंदर था। उसकी खड़ी मूछें उसके स्वाभाविक गर्व को तनकर जता रही थी। युवक को उसके इस असभ्य वर्ताव पर क्रोध तो आया, पर वह कुछ सोचकर चुप रहा। और इधर पथिक ने सरल स्वर में एक छोटा सा प्रश्न किया, क्यों भाई, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने उत्तर दिया, राम प्रसाद। पथिक, कहाँ रहते हो? अगर बाहर के रहने वाले हो तो चलो हमारे घर पर आज ठहरो। युवक कुछ न बोला, किंतु उसने एक स्वीकार सूचक इंगित किया। पथिक और युवक दोनों अश्व के समीप आ गए। पथिक ने उसकी लगाम हाथ में ले ली। दोनों पैदल ही सड़क की ओर बढ़े। दोनों एक विशाल दुर्ग के फाटक के पास पहुंचे और उसमें प्रवेश किया। द्वार के रक्षकों ने उठकर आदर के साथ उस पथिक को अभिवादन किया। एक ने बढ़कर घोड़ा थाम लिया। अब दोनों एक बड़े दालानों और अमराइयों को पार करके एक छोटे से बाग में प्रवेश किए। रामप्रसाद चकित था। उसे यह ज्ञात नहीं होता था कि वह किसके संग कहाँ जा रहा है। हाँ, यह उसे अवश्य प्रतीत हो गया कि यह पथिक दुर्ग का कोई प्रधान पुरुष है। पाई बाग के बीचों बीच एक चबूतरा था जो संगमरमर का बना था। छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़कर दोनों उस पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में एक दासी पानदान और दूसरी वरुणी का बोतल लिए आ पहुंची। पथिक, जिसे हम अब पथिक नहीं कहेंगे, ग्वालियर दुर्ग का किलेदार था। मुगल सम्राट अकबर के सरदारों में से एक था। बिछे हुए पारसी कालीन पर मसनद के सहारे वह बैठ गया। दोनों दासियां फिर एक हुक्का ले आईं और उसे रखकर मसनद के पीछे खड़ी होकर चंवर करने लगी। एक ने रामप्रसाद की ओर बहुत बचा कर देखा। युवक सरदार ने थोड़ी सी वरुणी ले ली। 2-4 गिलोरी पान की खाकर वो फिर हुक्का खींचने लगा। रामप्रसाद क्या करे, बैठे बैठे सरदार का मुंह देख रहा था। सरदार के ईरानी चेहरे पर वारुणी ने वार्निश का काम किया। उसका चेहरा चमक उठा। उत्साह से भरकर उसने कहा, रामप्रसाद, कुछ गाओ। यह उसकी दासी की ओर देख रहा था। रामप्रसाद सरदार के साथ बहुत मिल गया था। उसे अब कहीं भी रोक टोक नहीं। उसी पाई बाग में उसके रहने की जगह है। अपनी खिचड़ी आंच पर चढ़ाकर प्रायः चबूतरे पर आकर गुनगुनाया करता है। ऐसा करने की उसे मनाही नहीं थी। सरदार भी कभी कभी खड़े होकर बड़े प्रेम से उसे सुनते थे।
किंतु उस गुनगुनाहट ने एक बड़ा बेढब कार्य किया। वह यह कि सरदार महल की एक नवीन दासी उस गुनगुनाहट की धुन में कभी कभी पान में चूना रखना भूल जाया करती थी और कभी कभी मालकिन के किताब मंगाने पर आफताब ले जाकर बड़ी लज्जित होती थी। पर तो भी बारामदे में से उसे एक बार चबूतरे की ओर देखना ही पड़ता था। राम प्रसाद को कुछ नहीं, वो तो एक जंगली जीव था। उसे इस छोटे से उद्यान में रहना पसंद नहीं था, पर क्या करे, उसने भी एक कौतुक सोच रखा था। जब उसके स्वर में मुग्ध होकर कोई अपने कार्य में च्युत हो जाता तो उसे बड़ा आनंद मिलता। सरदार अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। उन्हें संध्या को चबूतरे पर बैठकर राम प्रसाद से एक दो गाने सुनने का नशा हो गया था। जिस दिन गाना नहीं सुनते उस दिन उनको वारुणी का नशा कम हो जाता, उनकी विचित्र दशा हो जाती। राम प्रसाद ने एक दिन अपने पूर्व परिचित सरोवर पर जाने के लिए उनसे छुट्टी मांगी। छुट्टी मिल गई। संध्या को सरदार चबूतरे पर नहीं बैठे, महल में चले गए। उनकी स्त्री ने कहा, आज आप उदास क्यों हैं? सरदार, राम प्रसाद के गाने से मुझे बड़ा ही सुख मिलता है। पत्नी, क्या आपका राम प्रसाद इतना अच्छा गाता है जो उसको बिना सुने आपको चैन ही नहीं? मेरी समझ में तो मेरी बांदी उससे ज़्यादा अच्छा गा सकती है। सरदार, भला उसका क्या नाम है? पत्नी, वही सौसन जिसे मैं दिल्ली से खरीद कर लाई हूँ। सरदार, क्या खूब, अजी उसको तो मैं रोज देखता हूँ। वो गाना जानती होती तो क्या आज तक मैं सुनता नहीं? पत्नी, तो इसमें बहस की क्या जरूरत है? कल उसका और राम प्रसाद का आमना सामना करवाया जाए। सरदार, क्या हर्ज? आज उस छोटे से उद्यान में अच्छी सज धज है। साज लेकर दासियां बजा रही हैं। सौसन संकुचित होकर राम प्रसाद के सामने बैठी है। सरदार ने उसे गाने की आज्ञा दी। उसने गाना आरंभ किया। कहो री जो कहिबे की होई, विरह विथा अंतर की वेदन, सो जाने जही होई। ऐसे कठिन भये पिय प्यारे, काहि सुनावो रोई। सूरदास सुखमुरी मनोहर, ले जुगियो मन गोई। कमनीय कामिनी कंठ की प्रत्येक तान में ऐसी सुंदरता थी कि सुनने वाले बजाने वाले सब के सब चित्र लिखे से हो गए। राम प्रसाद की विचित्र दशा थी, क्योंकि सौसन के स्वाभाविक भाव जो उसकी ओर देखकर होते थे उसे मुग्ध किए हुए थे। राम प्रसाद गायक था, किंतु रमणी सुलभ भाव उसे नहीं आते थे। उसकी अंतरात्मा ने उसे धीरे से कहा, सर्वस्व हार चुका। सरदार ने कहा, राम प्रसाद तुम भी गाओ। वह भी एक अनिवार्य आकर्षण से इच्छा न होने पर भी गाने लगा। हमरो हृदय कलिसहु जीत्यो, फटत न सखी अजहो ओही आशा, बरसी दिवस पर बीत्यो। हमहो समझी परियो नीके करिया, आशा तनु रीत्यो। सुर श्याम दासी सुख सो वहु भयहु, उभय मन चित्यो। सौसन के चेहरे पर गाने का भाव एक बारगी अरुणिमा में प्रकट हो गया। राम प्रसाद ने ऐसे करुण स्वर में इस पद को गाया कि दोनों मुग्ध हो गए। सरदार ने देखा मेरी जीत हुई, प्रसन्न होकर उठ बोला, राम प्रसाद जो इच्छा हो मांग लो। यह सुनकर सरदार पत्नी के यहाँ से एक बांदी आई और सौसन से बोली, बेगम ने कहा है कि तुम्हें भी जो मांगना हो हमसे मांग लो। राम प्रसाद ने थोड़ी देर तक कुछ न कहा। जब दूसरी बार सरदार ने मांगने को कहा तब उसका चेहरा कुछ अस्वाभाविक सा हो उठा। वह विक्षिप्त स्वर से बोल उठा, यदि आप अपनी बात पर दृढ़ हों तो सौसन को मुझे दे दीजिए। उसी समय सौसन भी उस बांदी से बोली, बेगम साहिबा यदि मुझे कुछ देना चाहें तो मुझे अपने दासीपन से मुक्त कर दें। बांदी भीतर चली गई। सरदार चुप रह गए। बांदी फिर आई और बोली, बेगम ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यह हार दिया है। इतना कहकर उसने एक जड़ाऊ हार सौसन को पहना दिया। सरदार ने कहा, राम प्रसाद आज से तुम तानसेन हुए। यह सौसन भी तुम्हारी हुई, लेकिन धर्म से इसके साथ ब्याह करो। तानसेन ने कहा, आज से हमारा धर्म प्रेम है। धन्यवाद। कहानी ग्राम, लेखक जयशंकर प्रसाद। टन 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 स्टेशन पर घंटी बोली। श्रावण मास की संध्या भी कैसी मनोहरिणी होती है। मेघमाला विभूषित गगन की छाया सघल रसाल कानन में पड़ रही है।
अंधियारी धीरे धीरे अपना अधिकार पूर्व गगन में जमाती हुई सुशासनकारिणी महारानी के समान विहंग प्रजागण को सुख निकेतन में शयन करने की आज्ञा दे रही है। आकाश रूपी शासन पत्र पर प्रकृति के हस्ताक्षर के समान बिजली की रेखा दिखाई पड़ती है। ग्राम स्टेशन पर कहीं कहीं एक दो दीपालोक दिखाई पड़ता है। पवन हरे हरे निकुंजों में से भ्रमण करता हुआ झिल्ली के झनकार के साथ भरी हुई झीलों में लहरों के साथ खेल रहा है। बूंदियां धीरे धीरे गिर रही हैं, जो जूही की कलियों को आर्द्र करके पवन को भी शीतल कर रही हैं। थोड़े समय में वर्षा बंद हो गई। अंधकार रूपी अंजन के अग्रभाग स्थित आलोक के समान चतुर्दशी की लालिमा को लिए हुए चंद्रदेव प्राची में हरे हरे तरुवरों की आड़ में से अपनी किरण प्रभा दिखाने लगा। पवन की सनसनाहट के साथ रेलगाड़ी का शब्द सुनाई पड़ने लगा। सिग्नल ने अपना कार्य किया। घंटा का शब्द उस हरे भरे मैदान में गूंजने लगा। यात्री लोग अपनी गठरी बांधते हुए स्टेशन पर पहुंचे। महादैत्य के लाल लाल नेत्रों के समान अंजन गिरी निभ इंजन का अग्रस्थित रक्त आलोक दिखाई देने लगा। पागलों के समान बड़बड़ाती हुई अपनी धुन की पक्की रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई। धड़ाधड़ यात्री लोग उतरने चढ़ने लगे। एक स्त्री की ओर देखकर फाटक के बाहर खड़ी हुई दो औरतें, जो उसकी सहेली मालूम देती थीं, रो रही हैं, और वह स्त्री एक मनुष्य के साथ रेल में बैठने को उद्यत है। उनकी क्रंदन ध्वनि से वह स्त्री दीन भाव से उनकी ओर देखती हुई बिना समझे हुए सेकंड क्लास की गाड़ी में चढ़ने लगी। पर उसमें बैठे हुए बाबू साहब, यह दूसरा दर्जा है, इसमें मत चढ़ो कहते हुए उतर पड़े और अपना हंटर घुमाते हुए स्टेशन के बाहर होने का उद्योग करने लगे। विलायती पिक का ब्रीचेस पहने, बूट चढ़ाए, कोट, धानी रंग का साफा, अंग्रेजी हिंदुस्तानी का महासम्मेलन बाबू साहब के अंग पर दिखाई पड़ रहा है। गौर वर्ण, उन्नत ललाट उसकी आभा को बढ़ा रहे हैं। स्टेशन मास्टर से सामना होते ही शेक हैंड करने के उपरांत बाबू साहब से बातचीत होने लगती है। स्टेशन मास्टर: आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? मोहन: कारिंदों ने इलाके में बड़ा गड़बड़ मचा रखा है, इसीलिए मैं कुसुमपुर, जो कि हमारा इलाका है, इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ। स्टेशन मास्टर: फिर कब पलटिएगा? मोहन: 2 रोज में। अच्छा, गुड इवनिंग। स्टेशन मास्टर, जो कि क्लियर लाइन दे चुके थे, गुड इवनिंग करते हुए अपने ऑफिस में घुस गए। बाबू मोहन लाल अंग्रेजी काठी से सजे हुए घोड़े पर, जो पूर्व ही स्टेशन पर खड़ा था, सवार होकर चलते बने। सरल स्वभाव ग्रामीण वासिनी कुल कामिनी गण का सुमधुर संगीत धीरे धीरे आम्र कानन से निकलकर चारों ओर गूंज रहा है। अंधकार गगन में जुगनू तारे चमक चमक कर चित्त को चंचल कर रहे हैं। ग्रामीण लोग अपना हल कंधे पर रखे बिरहा गाते हुए बैलों की जोड़ी के साथ घर की ओर प्रत्यावर्तन कर रहे हैं। एक विशाल तरवर की शाखा में झूला पड़ा हुआ है। उस पर 4 महिलाएं बैठी हैं और 50 उसको घेर कर गाती हुई घूम रही हैं। झूले के पेंग के साथ अब की सावन सैया घर रहू रे की सुरीली 50 कोकिल कंठ से निकलती हुई तान पशुगणों को भी मोहित कर रही हैं। बालिकाएं स्वच्छंद भाव से क्रीड़ा कर रही हैं। अकस्मात अश्व के पद शब्द ने उन सरल कामनियों को चौंका दिया। वे सब देखती हैं तो हमारे पूर्व परिचित बाबू मोहन लाल घोड़े को रोककर उस पर से उतर रहे हैं। वे सब उनका भेष देखकर घबरा गईं और आपस में कुछ इंगित करके चुप रह गईं। बाबू मोहन लाल ने निस्तब्धता को भंग किया और बोले, भद्रे, यहाँ से कुसुमपुर कितनी दूर है और किधर जाना होगा? एक प्रौढ़ा ने सोचा कि भद्रे कोई परिहास का शब्द तो नहीं है, पर वह कुछ कह न सकी, केवल एक ओर दिखाकर बोली, यहाँ से 1.5 कोस बाएं, यह पौड़ा जाई। बाबू मोहनलाल उसी पगडंडी से चले। चलते चलते उन्हें भ्रम हो गया और वह अपनी छावनी का पथ छोड़कर दूसरे मार्ग से जाने लगे। मेघ घिराए, जल वेग से बरसने लगा, अंधकार और घना हो गया। भटकते भटकते वह एक खेत के समीप पहुंचे। वहां उस हरे भरे खेत में एक ऊंचा और बड़ा मचान था, जो कि फूस से छाया हुआ था, और समीप ही एक छोटा सा कच्चा मकान था। उस मचान पर बालक और बालिकाएं बैठे हुए कोलाहल मचा रहे थे। जल में भीगते हुए मोहनलाल खेत के समीप खड़े होकर उनके आनंद कलरव को श्रवण करने लगे। भ्रांत होने से उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया।
रात्रि अधिक बीत गई। कहाँ ठहरे, इसी विचार से वह खड़े रहे। बूंदें कम हो गई। इतने में एक बालिका अपने मलिन वसन के आंचल की आड़ में दीप लिए हुए उसी मचान की ओर जाती हुई दिखाई पड़ी। बालिका की अवस्था 15 वर्ष की है। आलोक से उसका अंग अंधकार घन में विद्युत लेखा की तरह चमक रहा था। यद्यपि दरिद्रता ने उसे मलिन कर रखा है, पर ईश्वरीय सुषमा उसके कोमल अंग पर अपना निवास किए हुए है। मोहनलाल ने घोड़ा बढ़ाकर उससे कुछ पूछना चाहा, पर संकुचित होकर ठिठक गए। परंतु पूछने के अतिरिक्त दूसरा उपाय ही नहीं था। अस्तु रूखेपन के साथ पूछा, कुसुमपुर का रास्ता किधर है? बालिका इस भव्य मूर्ति को देखकर डरी, पर साहस के साथ बोली, मैं नहीं जानती। ऐसे सरल नेत्र संचालन से इंगित करके उसने ये शब्द कहे कि युवक को क्रोध के स्थान पर हंसी आ गई और कहने लगा, तो जो जानता हो मुझे बताओ, मैं उससे पूछ लूंगा। बालिका, हमारी माता जानती होंगी। मोहन, इस समय तुम कहाँ जाती हो? बालिका, मचान की ओर दिखाकर, वहां जो कई लड़के हैं उनमें से एक हमारा भाई है, उसी को खिलाने जाती हूं। मोहन, बालक इतनी रात को खेत में क्यों बैठा है? बालिका, वह रात भर और लड़कों के साथ खेत में ही रहता है। मोहन, तुम्हारी माँ कहाँ है? बालिका, चलिए मैं लिवा चलती हूं। इतना कहकर बालिका अपने भाई के पास गई। उसको कुछ खिलाकर तथा उसके पास बैठे हुए लड़कों को भी कुछ देकर उसी क्षुद्र कुटीर की तरफ गमन करने लगी। मोहनलाल उस सरला बालिका के पीछे चले। उस क्षुद्र कुटीर में पहुंचने पर एक स्त्री मोहनलाल को दिखाई पड़ी, जिसकी अंग प्रभा स्वर्ण तुल्य थी। तेजोमय मुखमंडल और उन्नत अधर अभिमान से भरे हुए थे। अवस्था उसकी 50 से अधिक थी। मोहनलाल की आंतरिक अवस्था, जो ग्राम्य जीवन को देखने से कुछ बदल चुकी थी, उस सरल गंभीर तेजोमय मूर्ति को देखकर और भी सरल विनय युक्त हो गई। उसने झुककर प्रणाम किया। स्त्री ने आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा कहाँ से आते हो? मोहन, मैं कुसुमपुर जाता था किंतु रास्ता भूल गया। कुसुमपुर का नाम सुनते ही स्त्री का मुखमंडल आरक्तिम हो गया और उसके नेत्र से 2 बूंद आंसू निकल आए। वे अश्रु करुणा के नहीं किंतु अभिमान के थे। मोहनलाल आश्चर्यान्वित होकर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, आपको कुसुमपुर के नाम से इतना क्षोभ क्यों हुआ? स्त्री, बेटा उसकी बड़ी लंबी कथा है, तुम सुनकर क्या करोगे? मोहन, नहीं, मैं सुनना चाहता हूं, यदि आप कृपा करके सुनावें। स्त्री, अच्छा कुछ जलपान कर लो, तब सुनाऊंगी। पुनः बालिका की ओर देखकर स्त्री ने कहा, कुछ जल पीने को ले आओ। आज्ञा पाते ही बालिका उस क्षुद्र गृह के एक मिट्टी के बर्तन में से कुछ वस्तु निकाल उसे एक पात्र में घोल कर ले आई और मोहनलाल के सामने रख दिया। मोहनलाल उस शरबत का पान करके फूस की चटाई पर बैठकर स्त्री की कथा सुनने लगे। स्त्री कहने लगी, हमारे पति इस प्रांत के गण्य भूस्वामी थे और वंश भी हम लोगों का बहुत उच्च था। जिस गांव का अभी आपने नाम लिया, वही हमारे पति की प्रधान जमींदारी थी। कार्यवश कुंदनलाल नाम के एक महाजन से कुछ ऋण लिया गया। कुछ भी विचार न करने से उनका रुपया बहुत बढ़ गया और जब ऐसी अवस्था पहुंची तो अनेक उपाय करके हमारे पति धन जुटाकर उनके पास ले गए। तब उस धूर्त ने कहा, क्या हर्ज है बाबू साहब, आप 8 रोज में आना, हम आपका रुपया ले लेंगे और जो घाटा होगा उसे छोड़ देंगे। आपका इलाका फिर जाएगा और इस समय रहननामा भी नहीं मिल रहा। उसका विश्वास करके हमारे पति फिर बैठ रहे और उनसे कुछ भी न पूछा। उनकी उदारता के कारण वह संचित धन भी थोड़ा हो गया और उधर उसने दावा करके इलाका जो कि वह लेना चाह रहा था, बहुत थोड़े रुपए में नीलाम करा लिया। फिर हमारे पति के हृदय में उस इलाके के इस भांति निकल जाने के कारण बहुत चोट पहुंची और उनसे उनकी मृत्यु हो गई। इस दशा के होने के उपरांत हम लोग इस दूसरे गांव में आकर रहने लगे। यहाँ के जमींदार बहुत धर्मात्मा हैं। उन्होंने कुछ सामान्य कर पर यह भूमि हमें दी है। अब यही हमारी जीविका है।
इतना कहते कहते स्त्री का गला अभिमान से भर आया और वह कुछ न कह सकी। स्त्री की कथा को सुनकर मोहनलाल को बहुत दुख हुआ। रात विशेष बीत चुकी थी, अतः रात्रि यापन करके प्रभात में मलिन तथा पश्चिगामी चंद्र का अनुसरण करते हुए बताए हुए पथ से वह चले गए। पर उनके मुख पर विषाद तथा लज्जा ने अधिकार कर लिया था। कारण यह था कि स्त्री की जमींदारी हरण करने वाले तथा उसके प्राण प्रिय पति से उसे विच्छेद कराकर इस भांति दुख देने वाले कुंदन लाल मोहनलाल के ही पिता थे। धन्यवाद।